यस, लेट्स स्टार्ट। देखो हमने कल आपको कोहेरेंट सोर्स पर समझाया था। कोहेरेंट सोर्स थोड़ा देखिए बाबू, बढ़ रहा हो तो इसको बढ़ाइए। कोहेरेंट सोर्स हिंदी में क्या बोलते हैं? कला संबद्ध स्रोत। भैया देखो, ऐसे सोर्स जहां से उत्पन्न होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उन्हें हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, दूसरी बात यहां पर हम करने जा रहे हैं वेव इंटरफेरेंस। और क्योंकि मैंने एक बार इसको 11वीं में समझा रखा था, तरंग का व्यतिकरण, मतलब हमने सिंपल शब्दों में तो समझ लिया था कि इंटरफेरेंस क्या होता है, लेकिन उसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखते होंगे कि जब दो जानवर, कुत्ते खास तौर पे, जब टकराते हैं एक दूसरे से तो या तो ऊपर गिर जाते हैं या तो नीचे आ जाते हैं ना। तो जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो होता है इंटरफेरेंस, लेकिन कहीं पर वो चमक ज्यादा जाती है और कहीं पर कम चमकती है। तो सर वेव का इंटरफेरेंस कैसे करेंगे, आइए देखते हैं साहब। तो यार सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेव की जो इक्वेशन होगी वो होगी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, और दूसरी वेव होगी जिसका इक्वेशन क्या होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। ये दो वेव है, इन दोनों को टकराना है। हमें पता है कि ये कहीं पर ज्यादा चमकने वाली है और कहीं पर कम चमकने वाली है। तो बाबू मेरे एक बात बता दीजिए, आप जहां ज्यादा चमकेगी ना वहां वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। बेसिकली इनको जोड़ना और घटाना है डियर, और कुछ भी नहीं है। जब दो वेव टकराएगी तो उसका जो चमक है वो ज्यादा बढ़ेगा और कम होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस वेव और इस वेव को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे साहब? तो पहले तो ये बताओ, ये दोनों किस फंक्शन को फॉलो कर रही हैं? साइन के फंक्शन को फॉलो कर रही हैं। तो इसलिए इनको जोड़ना घटाना है तो किस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा? फेजर बनाना पड़ेगा। और फेजर के लिए आप याद रखें, आपको बताया गया था उस चैप्टर में कि बाबू फेजर जब भी बनाया जाता है तो इसकी जो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इसके मैग्नीट्यूड को ले करके यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज दैट पहली जो वेव है उसका फेजर मैंने बनाया है, उसकी वैल्यू कितने से दर्शाई जाएगी? a1 से। यहां जो कांस्टेंट होता है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जो है उसका अल्टरनेटिव करंट वाला या फेजर उसका वीडियो पढ़ा हुआ जाकर के देख ले, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड a1 है, तो अर्थात अगर हम पहली वेव का फेजर बनाएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से ही बनेगा। और दूसरे वेव का फेजर हम बनाते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी है? φ1। और इस वेव का φ1, इस वेव का जो क्या कहते हैं फेजर बनाना चाहते हो तो इसका मान लेते हैं कि साहब वो a2 है। और एंगल कितना है? φ2 है। तो बाबू बस आपने दो वेव रखी है, दोनों को जोड़ना है। जोड़ना का मतलब वो इंटरफेरेंस करवाना है। तो जोड़ करके उनका जो परिणामी होगा वही हमें निकालना है। अगर परिणामी की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू से ज्यादा आएगा तो समझ लेना चमकने वाला है, और अगर परिणामी का मान इन दोनों के नेट वैल्यू से कम आ गया तो समझिए कि अंधेरा छाने वाला है। बात समझे क्या? मुझे आशा है कि आपको तनिक को समझ नहीं आया होगा क्योंकि आप लोग हैं बिल्कुल निकम्मे, पीछे की चीजें तनिक भी रिवाइज करते नहीं हैं। समय मिलता है जब, जो मैंने फेज और फेजर वाली बात बताई है, कितने लोगों को याद है कि फेजर बनाते कैसे हैं? एक बालक हाथ उठा रहा है खाली, सर हमें याद है। बाकी लोगों को याद ही नहीं फेजर कैसे बनता है। क्या समझोगे तुम लोग, कैसे समझोगे? बाबू ये दोबारा मैंने बताया था आपको, जो फेज और फेजर वाली बात होती है ना वो 11वीं में पढ़ाया जाता है। जब वेव नाम का चैप्टर चल रहा होता है वहीं पर फेज और फेजर समझाया जाता है, वहीं पर साउंड भी आता है, वहीं पर दो बार तीन बार समझ जाते हैं। 12वीं में तो खाली बस उसका एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है, सन बताया जाता है। और फिर भी मैंने आपको बेसिक से समझाया था कि फेज और फेजर बनता कैसे। कहानी सुनाई थी कि साहब दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, सदिश और अदिश। सदिश के लिए स्केलर अलजेब्रा और सदिश के लिए वेक्टर अलजेब्रा और स्केलर के लिए स्केलर अलजेब्रा। लेकिन एक थर्ड क्वालिटी का यानी कि तीसरे टाइप का क्वांटिटी आ गया था हमारे जीवन में, जिसका नाम था अल्टरनेटिंग करंट, जो कि साइन का फंक्शन होता है। वो ना तो वेक्टर अलजेब्रा से जुड़ता है ना ही स्केलर अलजेब्रा से जुड़ता है। उसके लिए हमने एक नई प्रकार की अलजेब्रा बनाई थी, उस अलजेब्रा का नाम था फेजर अलजेब्रा। एक और क्वांटिटी बताई थी स्ट्रेस, जो कि ना तो वेक्टर ना स्केलर ना ही फेजर, उसके लिए मोहर सर्किल अलजेब्रा लगता है। वो आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। और भी होता है लेकिन वो सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो बाबू अगर आप बारीकियों से पीछे से रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है।
अब फेजर बनाते समय मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई वैल्यू साइन का फंक्शन है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इसमें जो गुणांक होगा इसका, उसी को उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, उसकी वैल्यू को ही हम यहाँ पर तीर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो फाई होगा ना, वही कितने एंगल पर रखा जाए, बस इतना ही बात समझाया गया था। ये तरीका है, प्रोसेस है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई फार्मूला है, फार्मूला और कुछ भी नहीं है। ये एक तरीका है किसको सॉल्व करने का, साइन के फंक्शन को सॉल्व करने का, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। बात समझे क्या? हमारे इस तरीके से यानी कि फेजर की मदद से हमारा साइन और कास का फंक्शन जुड़ और घट जाता है, हमारा काम हो जाता है, बस इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर कोई वैल्यू साइन के फंक्शन है, जैसे अगर आपको याद हो तो अल्टरनेटिंग करंट में बताओ वैल्यू क्या हुआ करती थी? हाँ, या तो वोल्टेज वाला जब होता था तो क्या होता था, V = V0 साइन ओमेगा टी, और एक हुआ करता था करंट वाला I = I0 साइन ओमेगा टी। याद है आपको? अच्छा, इसमें फाई वही तो रख लेते हैं, कोई बात नहीं, कलांतर कोई बात समझाने के लिए रख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? अरे ठीक है, समझता हूं मैं आपकी बात को। फाई 1 की वैल्यू 0 रख लेना, बात खत्म। देख बाबू, तो जब मैंने आपको फेजर बनाना सिखाया होगा ना, इस वोल्टेज को इसके करंट में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे? सॉरी, वोल्टेज को तो वोल्टेज में जोड़ेंगे, एक दूसरा वैल्यू लेना पड़ेगा, वोल्टेज का एक अलग से और करंट का एक अलग से। कैसे बताया था कि अगर आप इसका फेजर बनाना चाहते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसको, उसका परिमाण मान लोगे, और यहां पर जो फेज डिफरेंस दिया गया, यहां पर जो एंगल दिया गया है, उस एंगल को लेते हुए आप इसके मैग्नीट्यूड के बराबर एक तीर खींच लेना। चलो मान लेते हैं इसकी जगह पर मैंने लिखा है 60 डिग्री, कितना लिखा है, और इसकी जगह पर मैंने लिखा है, मान लेते हैं कि 4 sin 60, और ये वोल्टेज का फंक्शन है, ध्यान रखना। तो अगर हम फेजर बनाएंगे ना बाबू, तो कैसे बनाएंगे? हमेशा इस एक्सिस से नापेंगे। तो साहब 4 जो है ना, इस वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैक्सिमम वोल्टेज 4 है, उसका मैग्नीट्यूड। तो हम ऐसी कोई अपनी वो मानेंगे कन्वेंशन जो 4 वोल्टेज को, 4 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर सके। तो मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगी, और इसलिए 4 वोल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बड़ी तीर चाहिए होगी? 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर चाहिए होगा। तो 4 सेंटीमीटर का मैं तीर खींचूंगा इस पॉइंट से, उसका जो हेड होगा वो तो यहीं, सॉरी टेल जो होगा वो तो यहीं पर होगा, लेकिन टेल किधर रखो? दिक्कत यह है, हम तीर ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उसके लिए क्या दिया गया है यहाँ पर, कोण। तो इससे 60 डिग्री के कोण पर आप 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, तो इस फंक्शन का ये क्या है? फेजर। ये बनाना मैंने पीछे सिखाया है, और क्योंकि आप लोग बहुत बिजी आदमी हैं, वक्त मिलता नहीं है, आज मैं क्या करने जा रहा हूं, दो वेव को टकराने जा रहा हूं। उन दो वेव को टकरा करके होने क्या वाला है? दोनों को बेसिकली मैं जोड़ने जा रहा हूं। एक वेव दूसरे वेव में क्या होने जा रही है? जुड़ने जा रही है। तो अगर आप देखो तो दोनों का दोनों साइन का फंक्शन है, तो कैसे जुड़ेगा? फेजर की मदद से जुड़ेगा, और आपको फेजर आता ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो मैंने कल जो हेडिंग लगाया था कि दो वेव का इंटरफेरेंस या कला संबद्ध स्रोत से उत्पन्न होने वाली जो वेव हो, बात तो वही है। जब हम व्यतिकरण की बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे? कला संबद्ध स्रोत से उत्पन्न होने वाली लाइट की बात करेंगे, बोलो ना। वरना तो क्या नहीं होगा? इंटरफेरेंस नहीं होगा, लाइट टकराएगी ही नहीं, तो हम उसकी बातें नहीं कर पाएंगे। तो मेरे लाल, अगर आप दो वेव को जोड़ना चाहते हो तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि किस विधि से जोड़ सकते हो आप? फेजर से जोड़ सकते हो। और फेजर बनाना आपको मैंने फिर से एक बार बता दिया, कैसे बनाया जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना यहां, उसको तीर की लंबाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यहां जो होगा वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर रखा जाए वो बता रहा होगा। बात समझे क्या? तो वेव जब ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ती है तो हमारा फेजर ऐसे ऐसे घूमता है। चलो मान लेते हैं यहां पर मैंने एक वेव बनाया, आप लोगों ने वो नहीं देखा है यार, उसमें डाउनलोड होते हुए, क्या नाम है, फाइल वाइल मोबाइल में, वो जो आप ऐसे ऐसे देखते गोल गोल नाचता है, वो क्या है? वो फेजर है। क्या फाइल वही है जो गोल गोल नाच रहा है चक्का जैसे, कीड़े जैसा? वो फाइल नहीं है भाई, फाइल तो सर्वर पर है। फाइल के अंदर वीडियो है, जो है इमेज है, ऑडियो है, ये सारी चीजें हैं। जो गोल गोल नाच रहा है वो क्या है? वो फेजर है बाबू। फाइल कुछ दूसरा है जो मोबाइल में तुम्हारे अपलोड या डाउनलोड हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? अब क्योंकि जो फाइल है वो किसके फॉर्मेट में है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में है। किसमें है?
तो उस फाइल को बनाते समय कौन सी वेव लगी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगी होगी, और वेव हमेशा साइन का फंक्शन होती है। तो उस चीज को, जो फाइल ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, उस फाइल को डाउनलोड करके आपको क्या दिखाया जा रहा है कि फाइल ऐसे ऐसे नाच रही है भाई साहब। तो जब हम एक वेव बनाएं और समझाएं आपको, मान लीजिए एक वेव हमारे पास यहां से शुरू हो रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, तो ये वेव आगे बढ़ रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका फेजर बनाऊंगा तो जानते हैं कैसे बनेगी फेजर? देखो यहां से शुरू हो रही है 0 डिग्री से, तो हम फेजर पहले बनाएंगे यहां 0 पर, बन गया। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इसके एम्पलीट्यूड से भैया। इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। तो गाइस बता दो मुझे जल्दी से, इसका जो तीर का लंबाई होगा वो कैसे पता चलेगा? इसके एम्पलीट्यूड से। कैसे बाबू? इसके आयाम से पता चल जाएगा। 3 सेंटीमीटर की तीर की लंबाई बनाऊं, छोटा बनाऊं, बड़ा बनाऊं, वो किस पर डिपेंड करेगा? आयाम पर। तो मान लीजिए ये तीर बना, तो जब एक साइकिल आपकी, आधी साइकिल कंप्लीट होकर के वेव हमारी यहां पहुंचेगी, तो हमारा फेजर कहां पहुंच जाएगा? आधी साइकिल का मतलब होता है कितना डिग्री घूम गया है, ये कितना डिग्री चल गया है? 180। कितना चल गया है? या पाई डिग्री, सॉरी पाई रेडियन। एक साइकिल में कितना होगा? 2 पाई 360। तो आधी साइकिल में कितना होगा? 180। अरे कहो ना। तो हमारा फेजर भी कितना घूम जाना चाहिए? तो अगर इतना घूमा है तो फेजर कितना घूम गया? 80। अगर हमारी वेव यहां से यहां पहुंच गई है तो हमारा फेजर यहां से कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा, इधर घूम जाएगा, माने कि आधा चक्का घूम जाएगा हमारा फेजर। तो जब वेव आधा आगे बढ़ जाएगी, हाफ साइकिल वेव आगे बढ़ जाएगी, तो हमारा फेजर भी हाफ साइकिल घूम जाएगा। तो बेसिकली एक तरीका है, एक नोटेशन है वेव को इस फॉर्मेट में लाने का, और कुछ भी नहीं है। तो जब वेव आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेगी, यहां से पहुंचकर यहां पहुंच जाएगी, तब सोचो फेजर कहां पहुंचेगा? तब ये घूम करके हमारा फेजर एक चक्कर घूमकर फिर से कहां चला आएगा? तो आप ये समझिए कि इसमें जो भी जो वैल्यू थी, जैसे मान लीजिए वोल्टेज है, तो पहले वोल्टेज कितना होगा? 0 वोल्ट। फिर थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चलो 1 वोल्ट हुआ, 2 वोल्ट हुआ, 3 वोल्ट हुआ, 4 वोल्ट, 5, 6, 7, 8, 9, मैक्सिमम पहुंच गया। मैक्सिमम पहुंच गया ना। उसके बाद फिर घटना शुरू कर देगा। लेकिन ये ऐसे घट रहा है कि पता नहीं कर पाओगे आप, वरना तो एवरेज निकाल लेते हैं ना हम लोग, अगर पता चल पाता तो मेरे लाल फिर से वैल्यू घटने लगी, 0 हुआ, फिर से बढ़ने लगी, माइनस हुआ, फिर से मैक्सिमम तक पहुंचा। तब जिस समय यह मैक्सिमम वोल्टेज पर था, उस मैक्सिमम वोल्टेज को मैं रिकॉर्ड कर लिया और उसकी मैक्सिमम वोल्टेज को एक तीर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई साहब आपकी ये जो वेव है ना, आपकी ये जो वैल्यू इस तरह से बदल रही है, उसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू थी वो थी 5 वोल्ट। चलो मान लेते हैं कितना है? 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट को मैं अपने फेजर पर एक तीर से दिखाऊंगा कि ये तीर की लंबाई है साहब, अगर इतनी बड़ी तीर है तो वो 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगी। वेक्टर वाली क्वांटिटी में भी ये बात समझाई गई थी। तो अब आपकी वैल्यू जिस तरह से आगे बढ़ेगी, कोई पूछेगा यहां से यहां तक का बताओ, तो कहोगे भैया वेव तो एक साइकिल पूरी कर ली, तो हमारा फेजर भी एक साइकिल पूरा करना। तो वेव ऐसे ऐसे करके आगे चल रहा है और हमारा फेजर ऐसे ऐसे घूमेगा। तो चलो सोचो, अगर वेव यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गई तो एक साइकिल हो गया, और यहां से पुनः यहां पहुंच गई तो कितना हुआ? 1.5 साइकिल हो गया। तो 1.5 साइकिल में हमारा फेजर कहां पहुंचेगा? जरा सोचो तो। एक साइकिल और आधा साइकिल और घुमाओ, यहां पहुंच जाएगा हमारा फेजर। एक चक्कर तो घूम ही जाएगा। बात समझे क्या? तो फेजर बनाना भी सिखाया गया था और एक बार मैंने फिर से बता दिया। मेरी गाड़ी आज बहुत रफ्तार में थी, लेकिन आपने स्लो कर दिया ब्रेक लगा के। आज मैं चटका देता इसको। हाँ वीडियो तो ऑन होगा ना? वीडियो ऑन है? ऑन है। तो अब बिल्कुल इधर आ जाओ। 2 वेव लड़ाएं? चलो साहब लड़ा देते हैं। लड़ा दोगे तो होगा क्या? उनको जोड़ना है या फिर उनको, तो कैसे जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा ये तो पता ही है हमें फेजर से। तो अब मुझे कोई बता दे कि अगर हम इसका फेजर बनाएं तो कैसे बनेगा, जरा देखो ध्यान से। चलो पहले वाले का फेजर बताओ बाबू। तो पहले वाले का जो फेजर बनेगा, इस वैल्यू को मानते हुए एक तीर बनाई जाएगी। A1 मैग्नीट्यूड का एक तीर बना लेता हूं। चलो मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी है, और वो कितने एंगल पर होगा बाबू? कितना होगा? φ1 होगा। मान लिया, अच्छी बात है। दूसरे वाले का फेजर बताओ, वो होगा कितना गाइस? A2 होगा। लेकिन क्या वो दूसरे एंगल पर होगा?
मैं एक जनरल बता रहा हूं डियर, ये हमारा फेजर यहां के बदले यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हमसे उससे मतलब नहीं है। क्या ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? ये टोटल कितना बन जाएगा बाबू? 5 होगा ना। अब तुम ये सोच रहे होगे एक तीर छोटा बनाए एक तीर बड़ा बनाए। बाबू ये हमें थोड़ी ना पता कौन छोटा कौन बड़ा, मैंने तो ऐसे बना दिया, मुझे नहीं पता था, ना ही हमको दिया गया है। क्लियर है ना? तो आप तीर की लंबाई देखकर तो जरूर बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी कि दूसरी वाली वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? अधिक है। दूसरी वाली वेव ज्यादा चमचमा रही है, उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसकी इंटेंसिटी, अर्थात ऐसा सोच सकते हैं हाई जुगजुगैया बल्ब है तो हाई हैलोजन है, इससे कम रोशनी निकल रही है और इससे, तो इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है? ज्यादा। तो अब अगर दोनों को टकराओगे आप तो दोनों की चमक या तो बहुत ज्यादा चमकने वाला है और या तो अंधेरा होने वाला है। तो मेरे भाई चमकेगा कब? जब दोनों की वेव ऐड हो जाएगी। और जब अंधेरा कब छाएगा? जब दोनों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक दूसरे की चमक को जब वो मार देंगे। तो सर ऐड कैसे करोगे? ऐड ऐसे करूंगा। अब जरा बताओ, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना है? φ2 माइनस, क्या मैं इसको डेल्टा फाई से लिख दूं? कोई दिक्कत है? तो वो φ2 माइनस φ1 ही, उतना समझते हैं। अब बाबू आप इन दोनों वेव को मत जोड़ो, और आप इन दोनों वेव को जोड़ भी नहीं पाओगे। आपको क्या जोड़ना चाहिए? यही फेजर जोड़ना चाहिए। अब आप सोचो, एक वेक्टर है A1 और एक वेक्टर क्या है? दोनों के बीच का एंगल है डेल्टा फाई। तो क्या अगर कोई दो वेक्टर टेल टू टेल या हेड टू हेड जुड़ा हो और दोनों के बीच का एंगल कुछ दिया हो तो उसको जोड़ने का कोई तरीका याद है आपको? कौन सा नियम? पैरेललोग्राम ला, हल्ले मचा देंगे हम लोग। ट्रायंगल ला तो यहां नहीं लगाएंगे, ट्रायंगल किस में लगता है? लेकिन यहां तो क्या है? या टेल टू टेल है, टेल टू टेल में कौन सा ला लगेगा? दो वेक्टर जोड़ना है और वो दोनों टेल टू टेल जुड़े हैं, कौन सा ला लगा दोगे? पैरेललोग्राम ला लगा दोगे बाबू। अच्छी बात है। और पैरेललोग्राम ला कैसे लगाते थे, मैं उसका सोल्यूशन बताऊं अगर आपको, तो रिजल्टेंट कितना आता था जुड़ करके? A² प्लस, ऐसे ही तो जुड़ता था। कहने का मतलब है एक बार आपने इस वेव का फेजर बनाया, सारा अब रूल किसका लगेगा? अब सारा रूल वेक्टर का लगेगा। तो यहां से मुझे कोई बता दे कि अगर दो वेव इस तरह से हैं तो इनका परिणामी क्या होगा? तो रिजल्टेंट जो वाई नेट होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, वो कोई मुझे बता दे बाबू क्या होगा। देखिए यही दोनों तो हैं, एक वेक्टर है A1 और एक वेक्टर क्या है? तो मुझे लगता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? डेल्टा फाई है ना। बोलो ना, क्या इतनी बात समझ में आई? सिंपल। तो जब दो वेव जोड़ी जाएंगी तब उनका जो एम्पलीट्यूड का रिजल्ट होगा, सिंपल आप समझो ना, अगर ये वैल्यू y बराबर 10 दिया होता और इस y बराबर मान लो 15 दिया होता और मैं कहता दोनों को जोड़ो, तो क्या करते तुम? तो 10, 15 और 10 लप से बता देते। लेकिन आज ये साइन दोनों जगह आकर के सारा जो है सत्यानाश कर रहा है। इस साइन की वजह से मुझे हाई फिगर बनाना पड़ रहा है, जिसे हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं? इसको बनाने की मजबूरी आ गई क्योंकि इसके साथ में क्या चिपक गया है? साइन चिपक गया है। और जब साइन चिपक गया तो फेजर बना लिया, और फेजर बनाने के बावजूद, फेजर बनाने के बाद आप उसका जो परिणामी होता है कैसे निकालते हो? वेक्टर की। क्या अब इसको भी प्रूव करना पड़ेगा? वो तो प्रूव नहीं करना चाहिए यार, तो हमने बहुत पहले बता दिया था। तो बस अगर दो वेव का इंटरफेरेंस कराना चाहते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड निकालने का क्या फार्मूला आ गया? √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। यही इंटरफेरेंस का फार्मूला है। बस अब सोचो अगर A1 और A2 की वैल्यू ज्यादा हो जाए, मतलब ये सॉल्व करेंगे ना वेक्टर वाली क्वांटिटी में, आपको याद हो तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते थे तो दोनों की वैल्यू लप से सीधे जुड़ जाती थी, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते थे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती थी? घट जाती थी। तो बाबू बताओ ये एम्पलीट्यूड कब जुड़ेगा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे।
तो उस समय जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, अर्थात इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब एंगल कितना है, अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो बताओ क्या एम्पलीट्यूड सीधा लप से जुड़ जाएगा, और जैसे एम्पलीट्यूड जुड़ा आपको बहुत ज्यादा चमक महसूस होगी, अर्थात वहां पर कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी होगा। ये बेसिक फार्मूला है किसका, व्यतिकरण का। क्या बात समझ में आई? आप लोग टेंशन ना लें कि सर जी ये क्या, हमारे जो सिलेबस में है वो IDSC है। हाँ, तो अभी तक मैंने दो बातें समझाई हैं, उन दोनों बातों को अगर आप समझते हो तो आपका सब कुछ ठीक है। पहली बात, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, समझ में आया है कि जहां से उत्पन्न होने वाली लाइट क्या करती है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम कला में होती है, ऐसे सोर्स को हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। पहली बात वो समझाई, वो याद रखना है। दूसरी बात क्या समझाई कि वेव का इंटरफेरेंस जब आप करते हैं तो मतलब क्या है उसका, तो वेव का इंटरफेरेंस करने का मतलब वेव को टकराना, और वेव का टकराने का मतलब होता है उन दोनों वेव को जोड़ना, उन दोनों वेव को। लेकिन क्योंकि वेव तो ठहरी किसकी, साइन की फंक्शन, तो मजबूरन हमें क्या बनाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम से हमें पता चलता है कि ये तो वेक्टर की तरह जुड़ता है। तो दो वेव को जोड़ने का फार्मूला क्या आ गया, उनके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos डेल्टा फाई। इसे उतार लीजिए, आपका काम हो गया है। हाँ जी, अच्छा एक चीज और जानते हैं आप लोग, यहां तो मैंने किसके टर्म में बताया है, आयाम के पदों में बताया है। अगर दो वेव जोड़ते हैं तो उसका जो आयाम होगा, बेसिकली वाई नेट जो होगा ना बाबू, वो ए नेट के बराबर होगा, है ना, ए नेट एम्पलीट्यूड होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि फेजर किस चीज को जोड़ा गया था, आप सोचे, हम एम्पलीट्यूड को तो जोड़े थे, तो रिजल्टेंट भी किसका आएगा, एम्पलीट्यूड का आएगा। तो वहां जो वाई नेट लिखा था वो मिस्टेक था, आप यहां पर ए नेट लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड ही था। अरे बोलो, अरे उतना समझ जाया करो। अच्छा, आप एक चीज और जानते हैं डियर, कि वेव वाले चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है बाबू, जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के स्क्वायर के, सॉरी यार उल्टा लिख दिया मैंने, इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये कि अगर हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा हमें, इंटेंसिटी मिलेगा। तो कभी कभार सवाल में ये पूछ लिया जाता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो तो इस फार्मूले से आप निकालोगे ही, आप इसकी इंटेंसिटी बताओ। इंटेंसिटी को नॉर्मल शब्दों से आप समझिएगा चमक, जो चीज ज्यादा चमक रही है समझिएगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं। एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटाओगे दूसरा भी घटेगा। क्लियर है? तो मेरे भाई एम्पलीट्यूड के पदों में तो आप ऐसे जोड़ दोगे, लेकिन इंटेंसिटी के पदों में कैसे जोड़ा जाएगा उसका फार्मूला देख लेते हैं। तो आप सोचो जल्दी से, हम क्या आई की जगह पर, सॉरी यार ए की जगह पर अंडर रूट आई लिख देंगे, यहां पर हम के मान लें, यहां से आई बराबर के इंटू ए स्क्वायर मान सकते हैं। तो हम यहां से बताओ जल्दी से क्या कर सकते हैं, यहां से ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आई बटे के ना। सोचो क्या ए बराबर आई बटे के हो जाएगा, सोच लिया। अब यही वैल्यू उठा के यहां रख दो। अच्छा एक सोचो तो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। हाँ जी, क्या बाबू ए स्क्वायर की जगह पर आई बाई के लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? क्या A1 की जगह पर हम लोग I1 बटे के लिख सकते हैं क्या, प्लस I2 बटे के लिख सकते हैं, प्लस 2I1 I2 बटे के इंटू के। अरे सॉरी यार, यहां अंडर रूट के हो जाएगा और यहां भी अंडर रूट के हो जाएगा, इंटू कास डेल्टा फाई। नहीं समझ में आ रहा क्या, नहीं आया? इसको मार दो गोली, जब नहीं समझ में आ रहा तो इसको मार दो गोली। आप बस ये सोचो कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यार, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। पक्की बात है ना? तो क्या हम एम्पलीट्यूड की जगह पर ये लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड को अंडर रूट आई लिख सकते हैं? क्या बात तो यही होगी यार।
अगर हम रिलेशन को थोड़ा सा देखें समझें, तो जब आप रूट लोगे दोनों तरफ का तो इसका तो रूट बन जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो ऐसे कर दो, दोनों तरफ का रूट ले लो। क्या ये बात समझ में आई? बताओ ना। मैंने दोनों पक्षों का क्या ले लिया है? वर्गमूल ले लिया है। जैसे पढ़ते नहीं थे 10वीं में, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, तो यहां पर आज मैंने क्या कर दिया है? दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। अर्थात जब ये इसके स्क्वायर के बराबर है तो इसका अंडर रूट इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो हम बस ए की जगह पर क्या रख देंगे? क्या अंडर रूट आई लिख देंगे? बोलो ना, क्या हम ए की जगह पर अंडर रूट आई लिख दें? कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर ए नेट है इसलिए क्या लिख दिया? अंडर रूट आई नेट। और यहां पर बाबू क्या लिखोगे? सोचो तो। ए1 स्क्वायर है, इसका मतलब I1। नहीं समझ में आ रहा बाबू? देखो दोनों तरफ आप प्रोपोर्शनल जब हटाओगे ना तो के आएगा ना, तो दोनों तरफ आएगा, फाइनली वो कटने वाला है के। जो के तुम सोच रहे हो वो के तो एक कांस्टेंट है। अच्छा, वही के इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, उसके साथ भी आएगा, सबके साथ आएगा, तो वो के कट जाएगा बाद में, इसलिए लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब यहां से देखो A1 A2, अगर यहां A2 होता तो यहां क्या होता? I2 होता। तो बस प्लस I2 प्लस A1 की जगह पर हम लिख देंगे 2 रूट I1 इंटू रूट I2 इंटू कास डेल्टा फाई। समझे क्या? अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आई नेट बराबर क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 इंटू कास फाई। ये आपके एम्पलीट्यूड की टर्म में आ गया। डेल्टा छूट गया, लगा लो डेल्टा। ये है भैया, किसका फार्मूला है? ये एम्पलीट्यूड का है। नोट कर लीजिए इस बात को। इस वीडियो को